غلامی آپ کا مقدر بن سکتی ہے، یعنی جھگڑا اور بغاوت نہیں۔ میں اپنی ریاست کو تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہی ہے جس کا خواب دیکھا تھا آپ نے، اور اب تخت اور حکومت آپ کی ہے۔ کیا ان سرزمینوں پر گرمیان سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اور طاقت امن قائم کرتی ہے۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو بہت خون بہایا جائے گا۔
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 51 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने साबिका वीडियो में देखा कि मंगोल कमांडर सराय में दाखिल होकर तमाम तुर्क सिपाहियों को शहीद कर देता है और उस मंगोल कमांडर की मुलाकात उस्ताद गिरा से होती है जो कि आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस्मान साहब इस कमांडर के खिलाफ कौन कौन से इकदामात लेते हैं। अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें सरहदी बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहां पर याकूब साहब अपने खेमे में बैठकर अपने खानदान वालों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आपने सुना। उस्मान साहब कहते हैं कि जो किसी के साए में हो उसका साया नहीं होता, और आपने ये भी सुना होगा कि उस्मान साहब ने मेरी बैत ख़त्म कर दी है और जो सरदार बनी गर्मिया की बैत ख़त्म करेगा उसके लिए मैं जीना हराम कर दूंगा। इसके बाद याकूब साहब का बेटा मेहमद अपने वालिद याकूब साहब से मुखातिब होकर कहता है कि बाबा, पहले उसे मंगोलों को बर्बाद करने दें, उसके बाद बाज़ंतीनी उस्मान को बर्बाद करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें उनके खिलाफ कौन कौन से इकदामात लेने हैं। इसके बाद याकूब साहब अपने बेटे मेहमद से मुखातिब होकर कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, पहले वो ये जान ले, यानी कि उस्मान साहब के दुश्मन ये जान ले कि अब से काई कबीला बनी गर्मिया से अलहदा हो चुका है और उस्मान साहब ने याकूब की बैत खत्म कर दी है। जब ये बात मंगोलों और बाज़ंदीनियों तक पता चलेगी, यानी कि उनको पता चलेगी, तो वो पागल कुत्तों की तरह उस्मान पर झपटेंगे। नाजरीन, जब ये बातें याकूब साहब अपने बेटे और खानदान वालों से कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ गोंजा खातून काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जब याकूब साहब की नजरें गोंजा खातून की तरफ पड़ती हैं तो वो अपनी जगह से उठकर तमाम घर वालों यानी कि अपने खानदान वालों से मुखातिब होकर कहते हैं कि कोई भी अपने ज़मीर की बात नहीं सुनेगा, अब से उन पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा। तमाम लोग मेरी बात गौर से सुन लें। ये सुनकर सादत खातून याकूब साहब से मुखातिब होकर कहती है कि जनाब, आप फिक्र मत करें, गद्दारी करने वालों के साथ रहम नहीं किया जाएगा और उस्मान ने आपके साथ गद्दारी की है और इसने आपकी बैत खत्म करके बहुत ही गलत किया है। इसके बाद सरदार याकूब अपने बेटे मेहमद से मुखातिब होकर कहती हैं कि जल्द अज जल्द तुम संजाक्सिस को खबर भेजो कि वो हमारे हुक्म का इंतजार करें और हम जल्द अज जल्द उस्मान की इस ताकत को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये अल्फाज कहने के बाद याकूब साहब अपने खास सिपाही कायमोस के पास आकर उसे मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम जल्द अज जल्द तमाम सरदारान के पास खत भेजो और उन्हें मेरे कबीले की तरफ मदऊ करो। मैं चाहता हूं कि तमाम सरदारान जल्द अज जल्द मेरे खेमे में आकर मेरी ये बात गौर से सुने कि अब से उस्मान ने मेरी बैत खत्म कर दी है। इसके बाद याकूब साहब का खास सिपाही याकूब साहब से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, जैसे आपका हुक्म, वो बहुत जल्द अज जल्द सरहदी बाजार में आपके पास होंगे। ये सुनकर याकूब साहब अपने सिपाही से मुखातिब होकर कहता है कि नहीं, रुको, सरहदी बाजार में उन्हें नहीं बुलाना चाहता मैं कि वो मेरे महल में आकर मुझसे तसल्ली से बात करें। मैं ये नहीं चाहता कि उस्मान की तरह बाकी तमाम सरदारान भी मुझे बीच रास्ते में छोड़ जाएं। जब वो मेरे महल में आएंगे और मेरी शान और शौकत देखेंगे तो उम्मीद है कि वो अपनी बैत पर कायम रहेंगे। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें मंगोलों का पड़ाव दिखाया जाता है जहां पर कमांडर
मंगोलों का रिवायती धुआं ले रहा होता है, जैसे कि आप अर्तुल गाजी से देखते आ रहे हैं कि मंगोलों का कौन सा रक्स होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगोल का खानदानों की बहन तीरों पर जहर लगा रही होती है, जो कि तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उस्मान साहब के खिलाफ जो तीर वो लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर उसकी बहन जहर लगा रही थी। प्यारे नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें उस्मान साहब की करारगाह दिखाई जाती है, जहां पर कोनूर सरदार संजाक्सिस के साथ मौजूद होता है। संजाक्सिस का सरदार कोनूर सरदार से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, किले पर हमला करना बेहतर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि किले के साथ जो गांव मौजूद है हम पहले उस पर हमला करते हैं और इससे लूट मार करके हम बहुत सारा माल गनीमत हासिल कर लेंगे। कोनूर सरदार ये सुनकर कोनूर सरदार संजाक्सिस के सरदार को मुखातिब होकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम कोई लूट मार नहीं करते, इस जमीन पर इंसाफ करने आए हैं और मजलूमों के साथ हम इंसाफ करते हैं, ना कि लूट मार। इसके बाद उस्मान साहब की करारगाह में आवाज गूंजती है कि उस्मान साहब आ रहे हैं। यह सुनकर कोनूर सरदार आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उस्मान साहब की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजाक्सिस का सरदार अपने भाई से मुखातिब होकर कहता है कि हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे, इस रास्ते पर हम आजाद निकले थे भाई। इसके बाद संजाक्सिस का दूसरा सरदार अपने भाई से मुखातिब होकर कहता है कि हम उनसे इस वक्त मुंह मोड़ेंगे जब ये मुश्किल हालात में होंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि संजाक्सिस कौन है। नाजरीन, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब कोनूर सरदार से मुखातिब होकर कहते हैं कि कोनूर, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? इसके जवाब में कोनूर सरदार उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं। नाजरीन, मंजर तब्दील करके हमें जंगल में एक छोटा सा कारवां दिखाया जाता है जो कि अपनी मंजिल की तरफ गामजन होता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ मंगोल सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन कारवां वालों पर तीर बरसाते हैं और देखते ही देखते तमाम कारवां के लोग मर जाते हैं। लेकिन एक आदमी वहां से बचता हुआ आगे की तरफ भागता है, लेकिन उसके सामने भी मंगोल कमांडर आ जाता है। लेकिन जब वो शख्स मंगोल कमांडर पर हमला करता है तो मंगोल कमांडर की एक लात से वो शख्स ढेर हो जाता है और मंगोल कमांडर उसके गले पर चाकू गाड़ देता है, यानी कि चाकू से उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सिपाही आकर मंगोल कमांडर पर तीर बरसाते हैं, जिसमें से एक तीर मंगोल कमांडर के बाजू पर आ लगता है, जिसके जवाब में उस्मान साहब का सिपाही मंगोल कमांडर से मुखातिब होकर कहता है कि हम अपने वतन में किसी भी डाकू को जगह नहीं देते, तुमने कैसे हमारे कारवां का रास्ता रोका। इसी दौरान हम देखते हैं कि मंगोलों और उस्मान साहब के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और आइकुत और गुरबुज बहुत ही बहादुरी के साथ मंगोलों का सामना कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि एक मंगोल सिपाही तीर चलाता है जो कि उस्मान साहब के खास सिपाही के कंधे में आकर लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मंगोल कमांडर गाजर मूली की तरह कई सिपाहियों को काट रहा होता है और इसके बाद वो गुरबुज के सामने आकर उससे मुखातिब होकर कहता है कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। हैरान होता हूं मैं और ये देखता हूं कि छोटा जिस्म और बड़ा दिल मैंने आज तक पहले नहीं देखा। आओ मैं तुम्हारी महारत देखता हूं, जरा मुझसे लड़ो गुरबुज सिपाही। ये सुनकर गुरबुज सिपाही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मंगोल कमांडर पर वार करता है, जिससे मंगोल कमांडर बच जाता है और जवाबी हमले में वो गुरबुज सिपाही को सीने में अपना खंजर पेवस्त कर देता है। ये देखकर आइकुत सिपाही अपने दूसरे सिपाही से मुखातिब होकर कहता है कि गुरबुज की तरफ जाओ, उसे बचाओ। और आइकुत सिपाही बाकी तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि हम
پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی گوربز کو زخمی حالت میں اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر منگول کماندار کی بہن تمام سرحدی بازار میں بارود سے بھرے ہوئے ڈرم جگہ جگہ رکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد منگول کماندار سرحدی بازار پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدی بازار میں ملعون خاتون اور بالا خاتون آ جاتی ہیں۔ بالا خاتون اور ملعون خاتون جیسے ہی اپنے گھوڑے سے اترتی ہیں تو ایک خاتون ان کے پاس آ کر ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تمام دلہنیں تیار ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ چلو انہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ملعون خاتون کے راستے میں جب علاؤالدین صاحب آتی ہیں تو علاؤالدین صاحب سے ملعون خاتون مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹا، میرا بیٹا اورحان کہاں ہے؟ یہ سن کر علاؤالدین صاحب اپنی والدہ ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ والدہ، میں نہیں جانتا کہ بھائی کہاں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون یعنی کہ علاؤالدین صاحب اور اورحان کی بہن اپنی ماں اور اپنے بھائی سے یعنی کہ علاؤالدین صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ کیسے نہیں جانتے کہ اورحان بھائی کہاں ہے؟ اس کے بعد یہ رد عمل دیکھ کر ملعون خاتون اپنے بیٹے علاؤالدین صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اتنے میں بالا خاتون ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ شاید اس کا کوئی ضروری کام ہو ملعون، اس لیے وہ سرحدی بازار میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ بالا خاتون اور ملعون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سرحدی بازار میں منگولوں نے تمام بارود کا جال بچھا لیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایک جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہولوفیرا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن بیچ راستے میں وہاں اورحان غازی آ کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ہولوفیرا اورحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اورحان، جس کے جواب میں اورحان غازی ہولوفیرا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تمہارا راستہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر ہولوفیرا اورحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم نے پہلے بھی میرا راستہ روکا تھا اور تم نے میرے کارواں پر حملہ کر کے میرے تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اسی وقت بھی تم میرا راستہ ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر اورحان غازی ہولوفیرا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گورنر کی بیٹی، تمہیں صرف برا وقت ہی یاد رہتا ہے، لیکن اب تمہارا اچھا وقت بھی آنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اس ایپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ریویو یعنی کہ قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 51 کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن اور قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے قسط کے متعلق ریویوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔